फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर बिपिन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने यह चार फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस को देखा था। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अलावा दो फोर्सेस हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इन चारों के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम यूनिफिकेशन टॉपिक को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कुछ टॉपिक्स जो रह गया था यूनिफिकेशन के केस में, आइजैक न्यूटन ने 1687 में यूनिफाई किया था। किसको कौन से लॉज को यूनिफाई किया था? एक तो लॉज ऑफ मोशन और दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन दोनों को जोड़ करके उसने एक ही लॉ है जो दोनों में अप्लाई होता है। ये दिखाया था कि जो एक लॉ है वो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों में सेम चीजें अप्लाई होती है। ये इसको सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स दोनों को यूनिफाइड कर दिया था। इसके अलावा माइकल फैराडे की बात करें तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना दोनों को यूनिफाई किया और नया हमारे पास थ्योरी दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की थ्योरी दी थी। वैसे ही मैक्सवेल ने 1873 में यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को, ऑप्टिक्स को, इन तीनों को यूनिफाई किया था। और हमें ये भी बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इन तीनों को यूनिफाई करके बताया था। इसके आगे तीनों ग्लासो, सलाम और विनबर्ग की बात करें तो इन तीनों ने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनको अलग अलग ना करके एक सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्स के रूप में दिखला दिया था। ये सब हम आगे चल के एक बार दोबारा रिपीट करने वाले हैं, अभी केवल थोड़ा सा एक इंट्रो सा है। इसके अलावा 1984 में वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली एंड प्रिडिक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स। जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स यहाँ 1917 में उसको वेरीफाई किया था रूबिया और मीर ने, वांडर मीर ने। तो ये थे यूनिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले फिजिक्स का बेसिक लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, वह है कंजर्वेशन लॉ। बेसिकली कंजर्वेशन लॉ एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस बेस्ड है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पे। अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन किए हैं उस एक्सपेरिमेंट से, उन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने एक लॉ दिया जिसका नाम है कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसमें चेंजेस जरूर आ सकते हैं, पर वो कहते हैं उसका टोटल सम जो है वो कभी कभी बदलेगा नहीं। उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। जैसे हम बेसिकली बहुत हमने सुन रखा है कि एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी है वो वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, बट वो खत्म नहीं होती है। हीट है, कहते हैं सपोज एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गई, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर दूसरी एनर्जी में बदल गई, तो टोटल सम जो होगा वो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगा, बट उसके अंदर वो खत्म नहीं होगी। वैसे ही इस तरह के कौन कौन से क्वांटिटी है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ पेरिटी। ये कुछ फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटीज हैं, कुछ कंजर्व क्वांटिटीज हैं जो कि कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, बट इनके टोटल सम में कभी कोई चेंज नहीं आता। ओके, तो कंजर्वेशन लॉज आगे चल करके कंजर्वेशन लॉ के बेस पे ही हम लोग बहुत सारे जैसे जब हम लोग न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो कंजर्वेशन लॉ को यूज करेंगे कि कैसे कंजर्वेशन लॉ काम आता है। बट अभी केवल ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन जो फिजिकल क्वांटिटी जो कि चेंज नहीं होता है किसी प्रोसेस में, वो कंजर्व क्वांटिटी कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी दिए हैं, मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मासेस। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी देखेंगे। तो कंजर्वेशन लॉज
have a deep connection with symmetric of nature, symmetric of space and time, and other types of symmetrics play a central role in modern theory of fundamental forces in nature. Okay, next हम बात करेंगे हमारे पास फिजिक्स और मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। जब हम फिजिक्स को डेवलप करते हैं, फिजिक्स का एप्लीकेशन अगर आगे ले जाना हो तो बिना मैथमेटिक्स के मदद के हम नहीं ले जा सकते हैं। यही हुआ, इसके एग्जांपल्स मैं अक्सर देता रहता हूँ कि मैक्सवेल का इक्वेशन भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सबसे पहले हम नेचर को समझते हैं, फिर उस नेचर के लॉ को हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं और उस मैथमेटिकल फॉर्म को उसको डेवलप करते हैं यूजिंग अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, जो भी हमारे पास मैथमेटिक्स है अवेलेबल। और उसके बाद उसको एक आगे के डोमेन में ले जाकर के समझने की होती है कि अब ये फिजिकली रूप में क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो यूनिट्स का है, यूनिट एंड मेजरमेंट का है। सेकेंड चैप्टर है सीबीएस में हमारा एनसीईआरटी का है, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स किसे कहते हैं, और फिर मेजरमेंट की बात करेंगे। हम उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट का। सबसे पहले तो यूनिट्स है, जब हम कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो मेज़र करते वक्त हमारे दिमाग में ये आता है कि हम किसी किसी बेस चीज़ को एक रखते हैं। जैसे पहले क्या था कि हम हाथों से नापा करते थे, या फिर पैर के लंबाई से, पैर के पाँव की लंबाई से नापा करते थे। तो किसी चीज़ को हम बेस मानते थे, उस बेस पे किसी दूसरे की लंबाई मापते थे कि हाँ इसकी लंबाई इतने गुने है, उससे इतना गुना है। तो दैट मेजरमेंट बाय सम स्टैंडर्ड यूनिट, उस सम स्टैंडर्ड्स, उसको यूनिट्स कहते हैं। किसी स्टैंडर्ड से जब हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो यूनिट्स कहलाता है। आगे चल करके एक एक स्लाइड है, जैसे कि हाउ मेनी टाइम्स हैवियर इज एन एलिफेंट देन अ गोट। ठीक है, तो इफ द एलिफेंट इज 200 टाइम्स द यूनिट मास, द गोट इज 20 टाइम्स, द एलिफेंट इज 10 टाइम्स हैवियर। इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एलिफेंट गोट से कितना हैवियर है। तो सबसे पहले हम एक यूनिट मास लेंगे, उस यूनिट मास से चेक करेंगे कि हमारा एलिफेंट कितना भारी है, तो वो 200 टाइम्स भारी है। और गोट कितना भारी है, तो वो 20 टाइम्स है। तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। चूंकि ये 20 टाइम्स है, ये 200 टाइम्स है, तो ये दोनों एक दूसरे से केवल 10 टाइम्स ही हैवियर है। वैसे ही हम एक क्वेश्चन है कि हाउ फार इज गांधी मैदान, तो हम ये कहते हैं यूनिट लेंथ हमने पहले मान लिया। यूनिट लेंथ को हम देखें कि भाई यूनिट लेंथ जो है वो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो इफ इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ यूनिट लेंथ, अगर हम लोगों को पता है कि अगर 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम वॉक करके जा सकते हैं, या रिक्शा ले सकते हैं, या बस लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हम हमारा यूनिट लेंथ कितना है, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक जैसे एक और भी एक यूनिट की बात करते हैं। अभी तक हमने वेट की बात की, लेंथ की बात की, अब हम टाइम की बात करते हैं। तो टाइम के अंदर अगर हम पता करना हो कि भाई कितने घंटे हमने पढ़े, कितना टाइम पढ़ा, तो हमें पहले एक यूनिट टाइम लेना होगा, उससे कितने गुना हमने स्टडी किया। तो 2 आवर्स मान लो सपोज है, तो 2 आवर्स 2 टाइम्स है यूनिट मास के, यूनिट टाइम के। तो हमने यहाँ यूनिट किसको माना है, आवर को मान लिया। ओके, तो इस तरह से आई थिंक क्लियर होगा कि यूनिट्स क्या होते हैं। अब यूनिट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है। फंडामेंटल हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं अब एक दूसरे से। जैसे अभी मैंने बात की लेंथ, मास एंड टाइम की बात की, ये तीनों ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं। और इन पर बेस्ड अगर दूसरे यूनिट्स हो, जो ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, या उनके टर्म्स में एक्सप्रेस होते हो, इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दोज ऑब्टेन्ड फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। आई थिंक यहाँ क्लियर होगा। अब
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली 3 रिसर्चर्स या 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग कंट्री से 3 अलग अलग सिस्टम दिया था। एक का नाम है सीजीएस, एक का नाम एफपीएस और तीसरा का नाम एमकेएस है। ये सीजीएस फुल फॉर्म है बेसिकली सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का। एफपीएस फुल फॉर्म है फुट, पाउंड और सेकंड का। एमकेएस वैसे ही फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम और सेकंड का। तो इस तरह से 3 अलग अलग यूनिट्स हैं हमारे पास। इन तीनों का आपस में एक दूसरे में कन्वर्जन भी मैं बताऊंगा, लेकिन आगे बताऊंगा जब कन्वर्जन सिखाऊंगा। तो इन तीनों में आपस में कन्वर्जन भी, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम बनाएंगे। ओके, अभी थ्योरी कर रहे हैं, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो इन तीनों में इंटरचेंज कैसे करते हैं यूनिट्स को, वो भी मैं बताऊंगा। आई थिंक यहाँ क्लियर है कि सीजीएस क्या होता है। सीजीएस सिस्टम वो है जिसके अंदर हम लोग यूनिट्स हमारे पास होते हैं। लेंथ के लिए यूनिट होता है हमारे पास सेंटीमीटर, मास के लिए यूनिट होता है ग्राम और टाइम के लिए यूनिट है सेकंड। वैसे ही एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए हमारे पास फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड है। और एमके सिस्टम में यूनिट जो है वो हमारे पास लेंथ के लिए मीटर और के जो है किलोग्राम, यानी कि वेट के लिए तुम्हारा मास के लिए है किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। कोई डाउट होगा तो आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछना। एक सीजीपीएम एक बॉडी है सीजीपीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस जनरली डेस्क पॉइंट। ये बेसिकली एट मेजर्स, ये फुल फॉर्म है। ये एक फ्रेंच वर्ड है, बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ये एक ये बॉडी इस बॉडी ने एक जनरल कॉन्फ्रेंस की थी और कई रिसर्चर साइंटिस्ट ने मिल करके जितने भी हमारे पास यूनिट्स थे उनको कंबाइन करके इन्होंने एक एक डिसाइड करके एक इंटरनेशनल यूनिट एग्रीमेंट पे लेके आए और उसका नाम दिया एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट्स हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो इसके बेसिकली यूनिट स्टैंडर्डाइज प्रोसेस क्या होता है, पहले मीटिंग्स होती है, पब्लिकेशन होती है, फिर जो सीजीपीएम बॉडी है, जो अथॉरिटी है यूनिट डिसीजन के लिए, ये फिर एक्सेप्टेंस करती है कि कौन सा यूनिट किस चीज़ के लिए, लेंथ के लिए कौन सा यूनिट लेंगे, मास के लिए कौन सा यूनिट रखना है और टाइम के लिए कौन सा यूनिट, या फिर किसी और चीज़ के लिए कौन सा यूनिट रखेंगे। बेसिकली 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन्होंने रखे थे, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है, एक बार उन 7 यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेना। लेकिन अभी मैंने बताया था एसआई यूनिट्स के बारे में। एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म जो है, जो ये फ्रेंच नेम है, ये बेसिकली एसआई वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये एक एसआई यूनिट्स का है। 1971 में सीजीपीएम की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये एसआई यूनिट, और ये मैंने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात की थी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और इसके ये सिंबल्स इन्होंने दिए थे। लेंथ के लिए जो यूनिट का नाम दिया था मीटर, और सिंबल जो है एम रखा था। मास के लिए किलोग्राम और सिंबल रखा था केजी। वैसे टाइम के लिए सेकंड और सिंबल रखा है सेकंड। एस इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, सिंबल रखा है कैपिटल ए। थर्मोडाइट टेम्परेचर के लिए कैल्विन है और सिंबल है कैपिटल के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और सिंबल है एमओएल स्मॉल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और उसका सिंबल है हमारा सीडी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में पूछिए। आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।